Hello, my dear students. Once again, I, Praveen Dubey, welcome you all to RVS classes, the Pariksha Guru, and here I am to teach you English, especially for TGT, PGT, LT, NET, JRF, and higher education. And in order to get all the notifications, please watch, like, subscribe, and share this channel, and don't forget pressing the bell icon. बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, स्पेशली फॉर टीजीटी, पीजीटी, यूपी, हम लोग जो बैच शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक है। इसलिए रेगुलर क्लासेस लेने के लिए, ऐप पर क्लासेस लेने के लिए, जहां केवल आपको क्लासेस मिलेंगी, जो रेगुलर क्लासेस होंगी, जो आपके टीजीटी, पीजी तक आपको पहुंचाएंगी, उस पर एडमिशन लेने के लिए आप हमारे एडमिशन प्रोसेस से जुड़िए और बहुत ही जल्द एडमिशन लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल नज़दीक है। और आजकल की वैकेंसी जब आती हैं तो आप जानते हैं कि विद इन 2-3 मंथ्स एवरीथिंग इज क्लियर्ड, सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। सो यू डोंट फाइंड टाइम टू प्रिपेयर फॉर टीजीटी एंड पीजीटी आफ्टर वैकेंसी इज रिलीज्ड। जब वैकेंसी रिलीज कर दी जाती है उसके बाद आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप तैयारी कर सकें, इसलिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दें। और अगर आपको वास्तव में लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट टीचर बनना है या प्रोफेसर बनना है तो बड़े लक्ष्य बलिदान मांगते हैं, बड़े लक्ष्य के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए इमीडिएटली, तुरंत, विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, टेक एडमिशन एंड पुट योर फुट ऑन पैडल एंड प्रेस इट टू गेट द स्पीड टू रीच योर डेस्टिनेशन। सो टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू द topic not from literature but from grammar, and that is very common but very uncommon too. Topic is, and the title of the topic is Basics of English Grammar or Language. अंग्रेजी भाषा अथवा अंग्रेजी व्याकरण के जो आधारभूत चीजें होती हैं, बिल्कुल सामान्य चीजें, आज हम वो देखेंगे। आज आपको पता चलेगा कि बहुत सामान्य चीजें भी किस तरीके से आपके दिमाग से स्लिप कर जाती हैं एंड यू डोंट फाइंड इट। सो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को आप ग्रामर भी कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट में एक चीज बैठी हुई है कि वी डोंट लर्न लैंग्वेज, वी लर्न ग्रामर। तो ग्रामर भी हमने ऑब्लिक करके लिख दिया, जो आपको समझना है समझ लीजिए। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर। What do you understand by basics? बेसिक का अर्थ क्या होता है? आधारभूत चीजें। जैसे आपका आधार क्या है, आपके जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार यह है कि सबसे पहले आप एक फिएट रहे होंगे, भ्रूण रहे होंगे, उससे पहले बहुत कुछ रहे होंगे। तो जो एकदम बिल्कुल शुरुआती चीज है, जहां से हम जानते हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी जेनेटिक्स है, वहीं से हम शुरू होते हैं। और अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो आने वाली चीजों को हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल आधारभूत चीजें। तो आपके टीजीटी, पीजीटी जो पेपर्स होते हैं उसमें इससे संबंधित एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस यू फाइंड। 1-2 क्वेश्चंस वहां आ ही जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत मायने नहीं रखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने आते हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि इस टॉपिक को समझने के बाद कितने टॉपिक और आप समझने लायक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इज दिस, ठीक है, महत्वपूर्ण ये है। तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, मैंने एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में आपको यह बताया होगा कि इंग्लैंड के लोगों को जो अल्फाबेट की जानकारी हुई, वो जानकारी उन्हें किसने दी? वो जानकारी उन्हें रोमन्स ने दी, क्योंकि इंग्लैंड में जो फ्लो हुआ रोमन्स का, वो काफी सालों तक चलता रहा, जूलियस सीजर के समय में। और जब रोमन्स पहुंचे तो रोमन were very smart, Romans were very civilized, Romans were very cultured, Romans were very strong in art and literature.
आर्ट और लिटरेचर में वो बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीजें इंग्लैंड में भी पहुंचाई, इंग्लैंड ले जाकर छोड़ दिया, इंग्लैंड के लोगों को सिखाया, एंड इट वाज अल्फाबेट, और अल्फाबेट भी उसमें था इन टू। ठीक है, तो अल्फाबेट की जानकारी जो अंग्रेजों को हुई या इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स हैं वो कहां से आए, रोमन से आए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो बेसिक्स में हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है लेटर्स। अगर कोई पूछे कि किसी भी भाषा, नॉट ओनली इंग्लिश, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जिसके पीछे कुछ भी नहीं है, जिसके मतलब उससे पहले कुछ भी नहीं है, तो सबसे छोटी इकाई जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं वो क्या है, तो आप कहेंगे लेटर्स। तो पहली चीज हम देखते हैं लेटर्स मीन्स अक्षर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, इफ यू हैव पेन एंड कॉपी, सो यू कैन राइट द हिंदी ऑफ लेटर इज अक्षर। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में आ रहा होगा कि लेटर्स मीन्स होता है पत्र, वो वाला लेटर नहीं है ये। ठीक है, तो लेटर्स, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द लेटर्स और व्हाट इज लेटर क्या है या लेटर्स क्या है, तो आप सीधे सीधे एक जवाब देंगे, क्या, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। The smallest unit of a language is called letter. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता, अक्षर से पहले कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मलयाली, कन्नड़, चाइनीज, जर्मन, जापानीज, फ्रेंच, अमेरिकन, सबके अल्फाबेट्स में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ अंतर हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इंग्लिश में क्या है। चूंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, वी बिलोंग टू इंडिया, वी बिलोंग टू हिंदी कल्चर, वी बिलोंग टू हिंदी लैंग्वेज, सो जो भी हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में ही आता है कि इसकी हिंदी क्या होगी, ये नहीं आता कि इसकी उर्दू क्या होगी या इसका फ्रेंच क्या होगा, इसका मलयाली क्या होगा, ये नहीं आता, क्योंकि हमारी जो भाषा है जिससे हम बिलोंग करते हैं वो है इंग्लिश। तो सबसे पहले वो है हिंदी, और इंग्लिश तो सबने सीखा है यहाँ, या अंग्रेजों की देन है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो आता है ये। जानने की बात यह है कि हिंदी का कोई भी एक लेटर, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो, ठीक है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसको लिखने के लिए इंग्लिश के कम से कम 2 लेटर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी चर्चा करते हैं। यहां देखिए, मैंने लिख दिया लेटर्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब यहां एक और दिक्कत आती है, एक होता है अल्फाबेट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फाबेट? लेटर और अल्फाबेट में क्या अंतर है? देखिए, ऊपर मैंने लिख दिया लेटर्स, तो लेटर्स हमने प्लूरल में लिखा तो भी ठीक है, लेटर अगर हम सिंगुलर में लिखते तो होता अक्षर, लेटर्स हमने प्लूरल में लिख दिया तो इसका मतलब हुआ एक से अधिक अक्षर, क्योंकि नाउ इट इज इन प्लूरल, अब ये प्लूरल में है। लेकिन अल्फाबेट को अगर हम प्लूरल बना दें तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा, जबकि नियम यह कहता है कि प्लूरल बनाने से किसी भी शब्द का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, किसी भी नाउन का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैंगो मीन्स आम, मैंगोज कर दें तो कई आम, एक से अधिक आम, वैसे लेटर मीन्स अक्षर और लेटर्स मीन्स एक से अधिक अक्षर। लेकिन अल्फाबेट मीन्स जो होता है, अगर उसको हम अल्फाबेट्स बना दें तो वो नहीं रह जाएगा। देखिए, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला।
हिंदी आप लिखेंगे, हिंदी मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पर, ठीक है। वर्णमाला, लेकिन अगर हम इसको अल्फाबेट्स कर दें, अब इसका यह मतलब नहीं रहा कि वर्णमालाएं, इसका अर्थ हो गया भाषाएं, इसका अर्थ है लैंग्वेजेस। पूरा अर्थ बदल गया, आप देख सकते हैं। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। A complete set of letters, पूरा ए से लेके जेड तक सब कुछ क्रम में दिया हुआ है, तो वह अल्फाबेट कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अक्षरों की एक माला, वर्णों की एक माला, वर्णमाला, एक माला बनी हुई है जिसमें 26 अक्षर हैं। लेटर्स में कुल कितने अक्षर हैं? देयर आर 26 letters in English language। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 अक्षर हैं, और जब 26 अक्षरों की एक माला बनती है तो दैट इज कॉल्ड वर्णमाला। तो जब ए से लेके जेड तक पूरा हम बोलेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नाउ इट बिकेम अल्फाबेट। तो अगर हम कह दें तो अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेट को हम प्लूरल में बदल ही नहीं सकते हैं अगर हम अक्षरों के सेंस में लें, क्योंकि हमारे इंग्लिश में केवल 26 ही अक्षर हैं और 26 की एक माला बन गई। इसका मतलब दूसरी माला बनने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए अल्फाबेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्लूरल इन दिस सेंस, एंड इफ वी कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल इट बिकम्स लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। सो difference between a letter and an alphabet is alphabet cannot be written in plural while letter can be written in plural. There are 26 letters but one alphabet, एक alphabet है in this sense। alphabet हमने किया नहीं कि it became language, ठीक है। तो इतनी बातों को हम पहले हटाते हैं यहां से। ये देखिए, ओके, ठीक है। अब देखिए काइंड्स ऑफ लेटर। अल्फाबेट की बात खत्म हो गई, अल्फाबेट में हमें जितना समझाना था हमने समझा दिया। अब काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेटर, लेटर के प्रकार। तो आप नॉर्मली कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता है कि अक्षर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ऐसा नहीं है। अगर हम माइन्यूटली एनालाइज करें तो यू विल फाइंड 3 काइंड्स ऑफ लेटर्स। नंबर 1, vowel. Number 2, consonant. Number 3, semi vowel. vowel, consonant, semi vowel. vowel की जो हिंदी होती है दैट इज स्वर, कॉन्सोनेंट की जो हिंदी होती है दैट इज व्यंजन, और सेमी वॉवल की जो हिंदी होती है दैट इज अर्धस्वर। और अगर कुछ अर्धस्वर है तो इट इज ऑटोमेटिकली अर्धव्यंजन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वॉवल क्या है तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि कौन कौन से लेटर्स वॉवल कहे जाते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू, these are the 5 letters, these are the 5 letters known to be vowel। अगर हम इसको डिफाइन करें
तो कैसे डिफाइन करेंगे? द लेटर्स दैट कैन बी pronounced without the help of any other letter. ऐसे लेटर्स जो प्रोनाउंस किए जा सकते हैं, ऐसे लेटर्स जिनका उच्चारण किया जा सकता है बिना किसी अन्य लेटर के सहायता के, मतलब ये स्वतंत्र अक्षर होते हैं, अक्षर होते ही नहीं वास्तव में, ये दीज और द साउंड्स, ये आवाजें होती हैं, स्वर होता है, ये आवाजें होती हैं, ए ई आई ओ यू, ये मात्राएं लगाने का काम करते हैं। जिन भी कॉन्सोनेंट के साथ ये लग जाते हैं उनके साथ एक स्वर ऑटोमेटिकली हिडन वे में जुड़ जाता है। तो जैसे आप कहें ए बोलने के लिए आपको किसी अन्य लेटर की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ए, जहां से रुकेंगे वहीं फिर शुरू करिए, ए, मतलब कुल मिला के ए मीन्स ए, ई मीन्स ई, नो अदर लेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोनाउंस इट। ठीक है, ये 5 हैं। कॉन्सोनेंट की बात करें तो ये 21 होते हैं। 21 अब लिखना थोड़ा मुश्किल है, मैं सेमी वॉवेल लिख देता हूं, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू वाई ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो 19 बचते हैं ये क्या हैं? कॉन्सोनेंट हैं। अगर इनको हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे डिफाइन करेंगे, द लेटर्स, यहां देखिए, the letters that can not be pronounced without the help of a वॉवेल। ये वे लेटर्स होते हैं जो बिना किसी स्वर अक्षर के सहायता के उच्चारित किए ही नहीं जा सकते। जैसे आपको कहना हो के, तो के पीछे ए छुपा हुआ है। जैसे आपको कहना हुआ पी के पीछे ई छुपा हुआ है। ठीक है, नहीं बोला जा सकता है, जरूरत पड़ती है। सेमी वॉवेल पहले लिख लें फिर विस्तार से बताएं। हाफ वॉवेल, ऑटोमेटिकली हाफ कॉन्सोनेंट। ये जो होते हैं वो कभी वॉवेल का कार्य करते हैं तो कभी कॉन्सोनेंट का। कैसे? ऐसे समझिए, यहां जैसे कहा जाए वार, वार में दिस डब्ल्यू कम्स फॉर व, एंड इन हिंदी व इज अ कॉन्सोनेंट। हिंदी में व कॉन्सोनेंट है। तो आवाजें जो होती हैं वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मलयाली, इससे कोई मतलब उनका नहीं है। जो हिंदी में वावेल है वो इंग्लिश में भी वावेल होगा, जो हिंदी में कॉन्सोनेंट है वो इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट होगा। तो डब्ल्यू हियर इज बीइंग यूज्ड एज अ कॉन्सोनेंट। यहां एक कॉन्सोनेंट है बिकॉज इट कम्स फॉर व। लेकिन अगर हम कहें रा, हियर डब्ल्यू कम्स टू एड आ, एंड आ रा, इट इज राव नहीं है, रा, रा आ मीन्स वावेल। तो यहां ये वावेल की तरीके से आ रहा है। तो वावेल एंड कॉन्सोनेंट, वावेल एंड कॉन्सोनेंट। सेम थिंग हैपेंस विद वाई। जैसे कहा जाए यार्ड, यार्ड में वाई कम्स फॉर ये, तो ये इज कॉन्सोनेंट, तो हियर वाई इज कॉन्सोनेंट। एंड अगर हम कहें सिटी, हियर वाई कम्स फॉर
Here y comes for e and e is vowel. तो here y is being used as vowel. तो बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं, सब भूल जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा। अब यहां देखिए कि हिंदी के किसी भी एक अक्षर को लिखने के लिए, हिंदी के किसी भी एक अक्षर को लिखने के लिए अंग्रेजी के कम से कम 2 अक्षरों की आवश्यकता होती है। और ऐसा इसलिए होता है, एंड इट हैपेंस सो ओनली बिकॉज हिंदी में आधे अक्षरों को लिखने की व्यवस्था है, अंग्रेजी में नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए लिखना हुआ क, इसको आप लिखेंगे के ए। अब कुछ लोग कहेंगे के ए क्यों, के क्यों नहीं? बिकॉज हिंदी में आधा क भी लिखा जाता है। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे के। अंग्रेजी में आधे अक्षरों को लिखने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हिंदी में आधे अक्षरों को लिखने की व्यवस्था है, एंड दैट इज वाई हिंदी के एक अक्षर को लिखने के लिए अंग्रेजी के 2 अक्षरों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहां देखिए, समझने की कोशिश करिए, आपको कंफ्यूजन कहां हो सकता है। मान लीजिए आपको लिखना है इंग्लिश में कमल, तो आप ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। अब कुछ लोगों के मस्तिष्क में आएगा कि क के लिए के ए हुआ, म के लिए एम ए हुआ, तो ल के लिए एल ही क्यों हुआ? क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। आप सोच के देखिए कि जब आपने कमल बोला, लिखा भले आपने पूरे पूरे अक्षरों को है, लेकिन जब आपने कमल बोला, क पूरा बोला, मैं पूरा बोला, ल आधा बोला है, लिखा भले पूरा है, कैसे पता चलेगा कि आपने आधा बोला है? हाउ विल यू कम टू नो दैट यू हैव स्पोकन ल हाफ? कैसे बोला है? क्योंकि जब कभी भी आप कोई अक्षर बोलते हैं, आपकी जबान, आपकी जिह्वा, आपकी टंग ऊपर जाए और ऊपर से नीचे आ जाए, तब वो अक्षर पूरा हो जाता है। क ऊपर गई नीचे आई, मैं ऊपर गई नीचे आई, ल ऊपर ही टंगी रह गई। कह के देखिए कमल, इसका मतलब बोला आपने आधा है। अगर आप कमला बोलते कमल, तो ए और लग जाता। तो ये समझने का तरीका है। तो ये लेटर्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण लेटर्स हैं। अगर आप इनको जान जाएंगे तो आपसे कभी भी स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं होंगी। ठीक है, पहली चीज जो आई वो आई लेटर। अब दूसरी चीज जो आएगी बेसिक्स में, दूसरी चीज वो आएगी सिलेबल। सिलेबस नहीं है, दिस इज सिलेबल। सिलेबल क्या है? सिलेबल का मतलब होता है शब्द खंड। शब्द खंड, शब्द के टुकड़े। कुछ शब्द होते हैं जो मोनोसिलेबिक होते हैं। मोनोसिलेबिक मतलब उनमें एक ही सिलेबल होता है। कुछ डाइसिलेबिक, ट्राइसिलेबिक, टेट्रा, पेंटासिलेबिक। तो सिलेबल्स क्या होते हैं? ऐसे देखिए आप, वन अनब्रोकन vowel sound. One unbroken vowel sound is known as एक न टूटी हुई स्वर आवाज। मतलब किसी भी शब्द के जितने टुकड़े होते हैं उतने सिलेबल्स वहां होते हैं। सिलेबल्स में बहुत मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है। जैसे आप हिंदी में पढ़ते होंगे कि दोहा की 13 और 11 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 मात्राएं होती हैं। तो उसी प्रकार यहां भी मात्राएं हैं। स्ट्रेस सिलेबल, जब आप दबाव देते हैं तो स्ट्रेस सिलेबल कहा जाता है। जब आप कम दबाव देते हैं तो उसे हम अनस्ट्रेस सिलेबल कहते हैं। लेकिन दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। व्हाइल स्टडीइंग लिटरेचर विल स्टडी दैट, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी केवल इतना जानिए, सिलेबल मतलब टुकड़े। जैसे कहा जाए, एक एग्जांपल दे दें, जैसे कहा जाए ब्यूटीफुल। अब जानना है कि इसमें कुल कितने सिलेबल्स हैं। तो जितनी बार इसको प्रोनाउंस करते समय आपके मुंह की आकृति बदलेगी, उतने सिलेबल्स इसमें होंगे। कैसे? देखिए, दिस इज 1, दिस इज 2, 3। देखिए, जितने वॉवेल्स आएंगे उतना ज्यादा समय लेने का हकदार वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा, क्योंकि उतनी बड़ी मात्रा हो जाएगी।
जैसे आप कहते हैं ई, छोटी मात्रा पर जल्दी समाप्त हो गया, ई ई ई। ठीक है, अब देखिए आप इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। एक कॉन्सोनेंट के बाद 3 लेटर्स हैं, व्यू, ये बहुत एक वावेल है, एक वावेल है, कैसे बोलेंगे, ब्यूटीफुल, इंडिया इज द ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी तरीके कितने सिलेबल हुआ, 1 2 3, कुल इसमें कितने सिलेबल्स हैं, 3 सिलेबल्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कंट्री की, देखिए सी के बाद 2 वावेल्स हैं और आर के बाद हाफ वावेल है, तो इसका मतलब ट्री पे हमें क का 1/4 समय देना होगा। इधर 2 है, इधर आधा, 4 गुना हो गया। तो कंट्री, ट्री कहते समय खींच लीजिए, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, कंट्री। तो ट्री जब बोलेंगे बहुत जल्दी बोलेंगे, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो फैक्ट टू से, व्हेन यू गो थ्रू syllables, you don't forget, you don't commit mistake while writing, spelling or pronouncing any word. गलती इन दोनों में आपकी कभी नहीं होगी। तो सिलेबल कुछ ऐसा होता है। इसमें 2 सिलेबल्स हैं, कितने सिलेबल्स हैं, 2 से, कंट्री 2 सिलेबल्स हैं। तो ये सिलेबल्स हैं। इसके बाद आता है वर्ड, तीसरी चीज, वर्ड। वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? हमारे मुंह बोलने वाली डेफिनेशन, कहने वाली डेफिनेशन, हमारे मुंह से निकली हुई कोई भी ऐसी आवाज या नाक या गले से निकली हुई कोई ऐसी आवाज जिसका कुछ अर्थ होता है, सामान्य तौर पर वर्ड कहलाती है, शब्द कहलाती है। ठीक है, हमने किसी का इट इज ऑल्सो वर्ड, बट इट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज। स्ट्रिक्ट लैंग्वेज, ग्रामर, ग्रामर का हिस्सा नहीं हो सकती है, हमारे स्ट्रिक्ट लैंग्वेज का हिस्सा नहीं हो सकती है, लेकिन सोचने समझने के लिए ये है वर्ड। एक शब्द होता है टर्म, इन दोनों के बीच अंतर समझने का प्रयास करिए। वर्ड का मतलब होता है a letter or a group of letters having sense। एक अक्षर या अक्षरों का एक समूह जिसका कुछ सेंस होता हो, अर्थ होता हो, क्या कहलाएगा, वर्ड। कैसे, जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए लुक एट दिस, इसको देखिए, दिस इज अ ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स, ये 5 अक्षरों का समूह है, बट नॉट अ वर्ड, लेकिन वर्ड ये नहीं है, नॉट अ वर्ड। अगर इसी को हम क्रम से रख दें जिसका कुछ अर्थ हो जाए इन्हीं को, नाउ इट इज अ word because it has a meaning and its meaning is आम, मैंगो। अब ये वर्ड है, ध्यान रहे। इसी तरीके से आई कहा जाए, आई इज नो डाउट अ लेटर, बट इफ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर ये किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है तो इसका एक अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है मैं, तो ये क्या हो जाता है, एक वर्ड हो जाता है। अ वर्ड टू, मतलब टू मैं इसलिए लिख रहा हूं, भी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एक लेटर भी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अ वर्ड टू, ये ABCD वाला भी ए है, और अगर सेंटेंस में इसे यूज किया जाता है देन इट बिकम्स अ वर्ड, अ वर्ड टू। ध्यान से देखिएगा, ये लेटर भी है और इसीलिए मैंने लिखा अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग सम सेंस। अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज टर्म? टर्म क्या है? अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज टर्म? देखिए, वर्ड मतलब होता है शब्द। जब कोई शब्द खास बन जाता है देन इट बिकम्स टर्म। इसका मतलब स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक वर्ड, खास शब्द, स्पेसिफिक वर्ड, खास शब्द। जैसे हम कहें मैंगो, सिंपली मैंगो मीन्स आम, लेकिन अगर हम कह दें कि कल आपको आम पर एक निबंध लिखना है 10,000 शब्दों का या 2,000 शब्दों का और जीतने वाले को 10 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, तो इसका अर्थ होता है नाउ यू आर नॉट गोइंग टू राइट मैंगो एज अ वर्ड और मैंगो मीन्स आम, बट यू विल राइट 2,000 words or 10,000 words on mango and that mango will be very specific, वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, हद से ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो that mango will not be called a word, that mango will be called a term. When a word becomes specific it is called term. ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको। चलिए नेक्स्ट कम्स, वर्ड के बाद जो आता है वो आता है फ्रेज। फ्रेज जैसे हमने सिलेबल लिखा था तो मैंने लिखा शब्द खंड, शब्द का टुकड़ा। वैसे फ्रेज जो होता है इसे कुछ लोग मुहावरा कह देते हैं, कहावतें कह देते हैं, सब सही नहीं है, बल्कि फ्रेज का मतलब होता है वाक्य खंड, वाक्य का टुकड़ा। ठीक है, वाक्य का टुकड़ा जो अर्थ तो देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है। फ्रेज हिंदी में अगर जानना तो लिख लीजिए वाक्य खंड, वाक्य का टुकड़ा। A group of words having sense but incomplete. A group of words having sense but incomplete. शब्दों का एक समूह जो सेंस तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस देता है, अपूर्ण अर्थ देता है, अपूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, फ्रेज। If you have to understand phrase, you must make a difference between a phrase and a class, and only after that you will be able to understand phrase well. So for time being we see what is class. If you are to write the Hindi of class, it means उपवाक्य, उपवाक्य, ये उपवाक्य होता है। क्लास और फ्रेज ये दोनों ही किसी वाक्य के हिस्से होते हैं, बट डिफरेंस इज देयर, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सेंस बट इनकम्प्लीट, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ तो होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। लेकिन क्लास में क्या होता है? a part of a sentence, a part of sentence, and it is a sentence in itself. जो क्लाज होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस होता है एक सेंटेंस का हिस्सा है, लेकिन अगर उतने हिस्से को उस सेंटेंस से बाहर कर दिया जाए, इफ वी टेक जस्ट दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आउट ऑफ दैट सेंटेंस, इट एग्जिस्ट एज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ। ठीक है, जैसे ऐसे मैं कहूं Rita is a good girl Rita is a good girl is not true. दूसरा देखिए, the earth
rotates the sun is a यूनिवर्सल ट्रुथ। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, रीता इज अ गुड गर्ल, वहां तक पूरा सेंटेंस है, इज नॉट ट्रू। रीता एक अच्छी लड़की है, यह सही बात नहीं है, यह पूरा सेंटेंस है। लेकिन अगर हम कहते हैं रीता इज अ गुड गर्ल, इतना हम बाहर कर दें तो भी अपने आप में एक सेंटेंस है, रीता एक अच्छी लड़की है। तो ये क्लाज है, इतना हिस्सा जो है ये क्या है, इट इज अ क्लाज। ठीक है, क्लाज कई प्रकार के होते हैं, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। द अर्थ रोटेट्स द सन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, ये एक सार्वभौमिक तथ्य है, ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर इतना हिस्सा हम अलग कर दें तो इट इज अ सेंटेंस इन इटसेल्फ, और ये एक सेंटेंस जरूर है, लेकिन इस सेंटेंस का यह एक क्लाज है। सेंटेंस के अंदर सेंटेंस, वाक्य के अंदर वाक्य, यही है क्लाज। और फ्रेज क्या है, जैसे हम कहें फेस टू फेस, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक और लिख लीजिए, इट, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, इस बात को आप सब अच्छे समझ लीजिए। इट नेवर गिव्स लिटरल मीनिंग, यह कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं देता है, शाब्दिक अर्थ नहीं देगा। डिक्शनरी से आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे कहा जब फेस एंड फेस टू फेस, फेस टू फेस का मतलब तो जो डिक्शनरी बताएगी वो बताएगी चेहरे के सामने चेहरा खड़ा कर दीजिए, नहीं। अगर हम लिख दें फेस टू फेस, दिस इज अ फ्रेज, फेस टू फेस, डिक्शनरी इसका जो अर्थ बताएगी वो बताएगी चेहरे के सामने चेहरा, लेकिन जो सही अर्थ है इसका कन्फ्रंटेशन, मुकाबला। जैसे कहा जाए एक्लीजेस हील, मान लीजिए हम बात करें एक्लीजेस हील की, हम एक्लीजेस हील की बात करें मान लीजिए, ठीक है। जैसे हम कहें एक्लीजेस हील्स, एक्लीज की एड़ियां। अगर हम आपसे सवाल पूछें व्हाट इज योर एक्लीजेस हील, आपकी जो एक्लीज की हील है वो क्या है, तो इसका मतलब होता है द वीकेस्ट पॉइंट, सबसे कमजोर बिंदु आपका क्या है। जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर एक्लीजेस हील्स, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो आप कहेंगे माई हैबिट इज नॉट गुड, या कुछ इस तरीके से बताएंगे यही मेरी कमजोरी है। तो फ्रेज और क्लास में दिस इज द डिफरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स, हम आ गए हैं सेंटेंस पर। तो सबसे पहले था लेटर, फिर आया सिलेबल, फिर आया वर्ड, फिर आया फ्रेज, फिर आया सेंटेंस। ये है सेंटेंस, और सेंटेंस ही आपका मेन है। अगर ये बनने लगा तो इसका मतलब आपका ग्रामर तैयार है, इसका मतलब सब कुछ आपका तैयार है। तो सेंटेंस के बाद बेसिक्स नहीं रह जाता है, फिर खास में चला जाता है सेंटेंस। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेंटेंस, तो सिंपली आपको कहना है a group of words having complete sense.
A group of words having complete sense. शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसमें कुछ बचा हुआ, पूरा का पूरा अर्थ जहां निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस, पूरा अर्थ। ठीक है। अगर हम बात करें सेंटेंस क्या होते हैं तो हम कहेंगे, मान लीजिए हमने कहा सीता goes to market, ये है सेंटेंस। Does सीता go to market? This is a sentence। ऐसे सेंटेंस चलते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे हम बात करें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहले सेंटेंस के 3 हिस्से बताए जाते थे। एक होता था सब्जेक्ट और दूसरा होता था वर्ब, जिसमें इंक्लूडिंग, हेल्पिंग और ऑक्सिलियरी वर्ब भी होता था, और तीसरा होता था प्रेडिकेट। लेकिन नाउ इट इज इन वन एंड इट इज नाउ प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट है तो केवल 2 हिस्सों में इसको अब हम बांटते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी टुडे बिकॉज इट इज अ डिफरेंट टॉपिक, इट इज अ बिग टॉपिक एंड इट टेक टाइम, इट समय लेगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट जान लीजिए कि हिस्सा होता है, अभी तक ये बेसिक्स के हिस्से होते हैं। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू एंड दैट इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। Kinds of sentence, kinds of sentence। यहां बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं, कुछ लोग ठीक से प्रकार भी नहीं बता पाते सेंटेंस की, तो आप खूब अच्छे से जान लीजिए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। नंबर 1, assertive सेंटेंस। देखिए, अभी हम इन सब की व्याख्या नहीं देंगे क्योंकि अलग से टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी जान लीजिए नॉर्मली कि ये सब भी होता है। नंबर 2, असर्टिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आमतौर पर लोग कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। गलत है। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों असर्टिव में आ जाते हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऊपर वाले कथनात्मक वाक्य होते हैं। नंबर 3, इंपोरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, exclamatory sentence, and last is optative sentence। ठीक है। These are the 5 kinds of sentences that you study, जो आप स्टडी करते हैं, करेंगे। ठीक। So for basics of English language or grammar, this much is for today. And once again, I request you all that you must take admission in order to join our regular classes on our app. So this much is for today. Next class we'll meet once again, but for today only. Thank you and